अब हमारे पास आ जाता है ये एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज या एस्टिमेशन ऑफ ब्लड शुगर। ठीक है, यानी हम जो ना नॉर्मल रूटीन में शुगर चेक करते हैं वो उसकी एस्टिमेशन। उसके वजह से यहाँ पे अब उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा मेथड्स लिखे हुए हैं, तो उनको हम देखते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ होते हैं एंजाइमेटिक मेथड, जिनमें हम एंजाइम्स की मदद से ना एस्टिमेट लगाते हैं ब्लड शुगर का। कुछ होते हैं नॉन एंजाइमेटिक मेथड्स। अब जो एंजाइमेटिक मेथड्स है ना, उसके अंदर आपके पास आ जाता है जी ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड, और एक आ जाता है आपके पास हेक्सोकाइनेज मेथड। ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कराता है ना उसको ग्लूकोज ऑक्सीडेज कह देते हैं। हेक्सोकाइनेज जो है ना, ये आपके पास ना ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये आपके पास इन दोनों से हम कर सकते हैं। खैर, इनकी डिटेल हम नहीं करेंगे। नॉन एंजाइमेटिक, तो नॉन एंजाइमेटिक के अंदर आपके पास आ जाते हैं 3 एक हो जाता है ऑर्थोटोलोडीन मेथड। इसके अंदर हम ना ऑर्थोटोलोडीन रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको हम ऑर्थोटोलोडीन मेथड कहते हैं। एक हो जाता है फॉलिन वूज मेथड, और एक हो जाता है नेल्सन स्मॉगीज मेथड। ये फॉलिन वू और नेल्सन स्मॉगीज साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे ये मेथड्स रखे हुए हैं। ये भी नॉन एंजाइमेटिक होते हैं। डिटेल जो हमने करनी है वो करनी है ऑर्थोटोलोडीन मेथड की। इसका उन्होंने कहा मेन, इसको हमने क्यों मेन रखा है, इसका मेन एडवांटेज क्या है। उन्होंने कहा ये इसलिए मेन एडवांटेज है क्योंकि आपके पास ये सीरम और प्लाज्मा के ऊपर ना हम इसको हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट द प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन के बगैर हम ना, यानी हमें इसके अंदर ना प्रेसिपिटेशन नहीं करनी पड़ती प्रोटीन्स की, तो इसलिए इसका ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। अब उन्होंने कहा हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। ग्लूकोज ऑब्वियसली नॉर्मल रेंज 60 to 110 होती है, तो 60 से कम जो होगा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। किन किन कंडीशंस में होगा हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोपिट्यूटरिज्म हो गया, हिपैटोसेलुलर डैमेज हो गया, बीटा सेल का ट्यूमर हो गया। यानी बीटा सेल का ट्यूमर होगा तो इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगी, इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पास ना ऑब्वियसली ग्लूकोज कम हो जाएगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया, स्टारवेशन हो जाए अगर आपके पास। उसके अलावा आपके पास इंसुलिन ओवरडोज अगर हो जाए, या फिर आपके पास अल्कोहल की एक्यूट इंजेक्शन हो जाए, तो इन सब के अंदर आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया किस तरह होगा, 110 से ज़्यादा अगर हो जाए, किस किस कंडीशन में हो जाता है, ये तो आसान से ही है। डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, आपको पता है। बाकी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कौन कौन सी चीज़ें कहते हैं, हाइपरथायराइडिज्म हो गया। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो एक्रोमेगैली हो गया। इसके अलावा आपके पास अगर ना एड्रिनल कॉर्टेक्स ज़्यादा रिलीज़ करने लगे कॉर्टिसोल, तो कुशिंग सिंड्रोम हो गया, उससे भी टाइप 2 उससे भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। ठीक है, हाइपर पिट्यूटरिज्म से भी आपके पास डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 हो जाता है। तो इस सब के अंदर बाकी उन्होंने कहा एक्यूट स्ट्रेस या फिर शॉक हो जाए तो इसके अंदर भी आपके पास हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। तो ये सारी वही कंडीशंस हो गई। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी थी। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है आपके पास, ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, और इसके अंदर आपका काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया इसमें सबसे ज़्यादा होता है। साथ में ग्लूकोज यूरिया भी हो जाता है, यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है। क्यों होता है आपके पास, क्योंकि इंसुलिन जो है ना वो आपके पास इनसफिशेंट होती है, या तो वो इंसुलिन जो है वो बन नहीं पा रही होती जैसे, या फिर वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस में हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास ना 3 मेजर चीज़ें होती हैं। पोलीयूरिया, यानी आपके पास ना यूरिन बहुत ज़्यादा आता है पोलीडिप्सिया, यानी आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, या फिर पोलीफेजिया, यानी आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लूकोज यूरिया ड्यू टू डेफिशिएंट और इनसफिशिएंट इंसुलिन विद फॉलोइंग साइंस एंड सिम्टम्स, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया। रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज क्या होता है, यानी कौन सा वो लेवल है जिसके बाद ग्लूकोज यूरिन में आने लग जाती है, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद व्हाट इज़ ग्लूकोज यूरिया, एक्सक्रीशन ऑफ डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ऑब्वियसली ये तो आसान है, किस तरह होती है वही हम पहले भी पढ़ा है कि ग्लूकोज के अगर वो जो सोडियम ग्लूकोज ना को ट्रांसपोर्टर होता है ना वो ख़राब हो जाए ना पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, तो आपके पास ग्लूकोज यूरिया हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन्स कौन से होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन्स वही होते हैं जो कि आपके पास ना इंसुलिन जो है उसके ना काम के ऑपोजिट वाले होते हैं। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं जी, ग्लूकागॉन आ जाता है, कॉर्टिसोल आ जाता है, ग्रोथ हार्मोन आ जाता है, थायरॉक्सिन आ जाता है, एपिनेफ्रिन आ जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन के अलावा तकरीबन सारे मेन मेन वाले जो हैं वो हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन्स होते हैं।
उसके बाद व्हाट इज़ द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो आपको पता है कि आपके पास ना डायबिटीज़ मेलाइटस का केस अगर आ जाए तो उसको डायग्नोसिस से तो किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा ब्लड इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लूकोज यूरिया भी इसी वजह से, इसी के मदद से आपके पास ना हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आती है HbA1c। अभी HbA1c क्या होता है आपके पास? HbA1c जो है ना आपके पास एक ख़ास किस्म का टेस्ट है जो कि 3 महीने के अंदर अगर आपके पास ना कहीं कभी भी आपकी ग्लूकोज हाई हुई थी ना तो इसके अंदर आपको पता चल सकता है। क्यों पता चल सकता है? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक RBC जो होता है उसकी जो लाइफ होती है वो 120 डेज़ की होती है। ठीक है, वो 120 डेज़ जो हैं आपके पास वो तकरीबन ना 4 माह बन रहे होते हैं। तो इसलिए आपके पास ना तो इसके अंदर आपके पास जो ग्लूकोज होता है ना वो आपके पास ना हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बना देता है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा हो जाए ग्लूकोज तो वो ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनाएगा ना तो वो फिर जितनी ना लाइफ चल रही है RBC की उसके अंदर ये हीमोग्लोबिन के साथ साथ ही चलता रहेगा। ठीक है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो जब आप फिर HbA1c टेस्ट करते हो आप उन ग्लाइकेटेड है ना हीमोग्लोबिन्स को मेजर करते हो तो आपको पता चल जाता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है कि आपके पिछले 3 माह के अंदर अंदर ना आपकी ग्लूकोज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हुई थी। ठीक है, इसकी अब नॉर्मल वैल्यूज़ जो होती हैं ना वो भी आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह आपके पास ना नॉर्मली 6 से कम आपके पास अगर होगी ना तो आपके पास ना HbA1c टेस्ट से हम पता चल जाएगा कि नहीं इसको कोई डायबिटीज़ नहीं हुई थी। अगर तो बंदा प्री डायबिटिक होगा ना तो 6 से 6.4 वैल्यू रहेगी और अगर 6.4 से ज़्यादा हो जाए तो आपके पास इसका मतलब है बंदा डायबिटिक है। ठीक हो गया। तो उन्होंने ये लिखा हुआ इट इज़ एन एडल्ट हीमोग्लोबिन फाउंड बाय द कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ द ग्लूकोज फाउंड इन लो कंसनट्रेशन। इट रिफ्लेक्ट्स मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर 2 to 3 months पीरियड। हाँ, वाई विल यू प्रिपेयर प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट। ठीक है, प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट हम क्यों कहते होते हैं? बिकॉज प्रोटीन्स जो होते हैं ना जब हमने इसके अंदर ना एक TCA होता है ट्राइक्लोरिक एसिड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये TCA ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होता है तो ये आपके पास जाके ना प्रेसिपिटेट कर देता है ब्लड के प्रोटीन्स को। ठीक है, तो अब आपके पास ना द कंटेंट्स आर सो फिल्टर्ड आर कॉल्ड प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट। तो इसी वजह से आपके पास ना क्योंकि वो सारे के सारे जो प्रोटीन्स है वो क्यों प्रेसिपिटेट हो चुके हुए होते हैं तो आपके पास बाकी जो कंटेंट्स रह जाते हैं ना वो प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट कहलाते हैं। तो ये चीज़ भी हो गई। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मोग्लाइसीमिया। नाम से बता रहा है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मोग्लाइसीमिया कह देंगे। उन्होंने कहा डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंफर्मेशन के लिए क्राइटेरिया क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल का? तो उन्होंने कहा है कि क्राइटेरिया जो है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन का अगर हम देखें ना तो उन्होंने कहा परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया अगर यानी मोर देन 126 मिलीग्राम फॉर अ पर्सन ऑन प्रोटीन डाइट रहे ना तो उसका कहते हैं कि इसका डायबिटीज़ मेलाइटिस है। यानी हम उसे कार्बोहाइड्रेट डाइट दे भी नहीं रहे, हम उसे प्रोटीन डाइट दे रहे हैं लेकिन उसका फिर भी हाइपरग्लाइसीमिया परसिस्टेंट है तो ये आपके पास डायबिटीज़ मेलाइटिस का केस है। WHO क्या कहती है कि आपके पास अगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर का रहे ना ये तो आपके पास क्या एक पर्सन जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइट ले भी रहा है और उसका 140 से ऊपर चला गया है तो इसका मतलब है वो डायबिटिक है।